हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये जो यूनिट है आपका, इसका नेक्स्ट टॉपिक एंड टॉपिक इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सो एक्चुअली ये जो आपकी इक्वेशन है, इससे हमें पता क्या चलता है, मेन ये बात है क्योंकि चैप्टर का नाम जो है आपका वो है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल मतलब दोहरा नेचर। लाइट को पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर माना जाता है। कई ऐसे फिनोमेना है प्यारे बच्चों जो लाइट को पार्टिकल नेचर मान के प्रूव किए गए हैं, कई आपके ऐसे हैं जो लाइट को वेव नेचर मान के प्रूव होते हैं। तो उनमें से जो लाइट को पार्टिकल नेचर मानता है वो एक इक्वेशन है, वो आपकी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। मींस क्वांटम थ्योरी ऑफ जो आपकी रेडिएशंस है, लाइट की जो आपकी थ्योरी है, वो थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कंसर्न टॉपिक है वो आप क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? उससे हमें बेनिफिट क्या है, उससे हमें जानने को क्या मिल रहा है, राइट? अकेला ये नहीं कि हमें एक इक्वेशन दी गई है, हमें उसको लर्न करना है। सो हमें यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन से लाइट के पार्टिकल नेचर का पता चलता है। वेव नेचर का जो आपका टॉपिक था डेविसन और जर्मर वाला, वो बेटा इस साल सीबीएसई ने आपका हटा दिया है, ठीक है? लेकिन फिर भी उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज का मेरा टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो पहला तो यही टॉपिक है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। इसके बाद फर्दर कुछ रिलेशंस हैं जो इस इक्वेशन से ड्राइव होंगे, तो उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ये मैंने एक मेटल की सरफेस अज्यूम की है, राइट? ऊपर से इसके ऊपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब फॉल किया जाएगा, सुटेबल फ्रीक्वेंसी हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से इजेक्ट होगा और आपका कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ में चला जाएगा, राइट? तो जो आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दी थी इस पूरी चीज को, जिसने स्टडी किया था और हमें एक रिलेशन दी थी, वो रिलेशन कैसे बनाई उसने? सबसे पहले उसने एनर्जी लिखी फोटोन की, जो आपकी होती है एच न्यू। उसके बाद इसने देखा जब ये इतनी एनर्जी मेटल को दे रहा है तो मेटल उस एनर्जी का क्या कर रहा है? मेटल उस एनर्जी को दो कामों में यूज कर रहा है। नंबर वन, वर्क फंक्शन, कि हर एक मेटल का कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होता है, वो उतनी एनर्जी को लेता है ना? और फिर प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क फंक्शन के बाद जो एनर्जी बचेगी, है ना, इनिशियल एनर्जी की वर्क फंक्शन को ओवरकम करके फिर जो एनर्जी बचेगी, तो वो पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी के एक टाइप से उसके फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा, उसकी फॉर्म में वो उसको कंप्लीट करेगा। लाइक जैसे ये मान लो सपोज 10 है ना, तो ये 3 हो तो ये 7 होगा, इस टाइप से। नेक्स्ट, अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें ई की एच न्यू, ये एज इट इज, तो यहां से अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो एच न्यू माइनस में फाई नोट, फाई नोट इज योर वर्क फंक्शन। तो आपकी एक इक्वेशन आ सकती है। आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, जो वर्क फंक्शन होता है प्यारे बच्चों, उसकी वैल्यू होती है एच न्यू नॉट, ये फॉर्मूला भी होता है। आप इसकी वैल्यू को यहां इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। मींस बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट यू गेट दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन से h जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लिया, तो इक्वेशन आपके पास जो नई बनेगी वो क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट इनटू में h, जो कि आपका कॉमन है। सो ये एक रिलेशन आया है, राइट? अब ये तो था इसका मैथमेटिकल पार्ट इस इक्वेशन का, लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, ठीक है? तो कुछ आपके लॉ हैं, तो मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहती हूं कि ये जो मेन इक्वेशन है, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, उसमें आपके मेनली 4 लॉ होते हैं, ठीक है? जो पहला लॉ है आपका, ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इक्वेशन का। जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि यहां से जो हमने लाइट एनर्जी डाली उसके अंदर फोटोन्स हैं। अब फोटोन क्या होता है? एक क्वांटा जो होता है वो फोटोन के इक्वल होता है, एक फोटोन के। और क्वांटम क्या होता है? वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी होता है आपका। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहला लॉ ये कहता है, सपोज जो एनर्जी आई उसके अंदर 10 फोटोन्स थे, ठीक है बेटा?
तो 10 फोटोन जब इस सरफेस के मेटल के साथ स्ट्राइक करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन आपके एमिट होंगे, इजेक्ट होंगे, वो सपोज या तो होंगे 10 या लेस देन 10 होंगे। मैक्सिमम ये माना जाता है कि हमने 10 फोटॉन्स को डाला तो उन्होंने कोलिजन किया, इलास्टिक कोलिजन होता है, और फिर आपके 10 इलेक्ट्रॉन निकले ये इस टाइप से। लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं कि एग्जैक्ट फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन ना हो पाया, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लेकिन हम आइडियल मान के चले तो अगर 10 फोटॉन्स है तो 10 आपको इलेक्ट्रॉन मिले, एक सिंपल लैंग्वेज में। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, लिसन केयरफुली, व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो बढ़ जाते हैं आपके, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इजेक्ट ज्यादा होते हैं, तो आपका करंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है आपका, वो भी ज्यादा होता है, राइट। ये एक सिंपल सी लैंग्वेज है। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का फर्स्ट लॉ है आपका। सो आई होप आपको जो पहला लॉ है ये क्लियर है, राइट। सेकेंड लॉ क्या कहता है वो मैं इस इक्वेशन से, इसको कोई नाम दे लेते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो हम इससे स्टार्ट करते हैं उसको डिस्कस करना। यस, इक्वेशन 3 के अंदर ये न्यू नोट है आपके पास, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास है सिंपल फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, सपोज एक एग्जांपल लें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है जो इंसिडेंट हमने एनर्जी डाली उसकी फ्रीक्वेंसी से, सो उस केस में काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूला से नेगेटिव आएगी। लेकिन खुद सोचो, इस काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, ये चीज पॉसिबल है आपके अकॉर्डिंग? नेवर। काइनेटिक एनर्जी बेटा जी हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस को पॉसिबल ना होने के पीछे का जो फिजिक्स है वो क्या बोलोगे कि ऐसे केस में when your threshold frequency is greater than your incident frequency, then there is no photoelectric emission take place। आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं प्यारे बच्चों। आई थिंक आपको जो सेकंड वाला पॉइंट जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ वो आपको क्लियर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? सेकंड में हमने माना था कि ये ज्यादा है अपने गिवन वाली से, थर्ड में उल्टा मानते हैं। उल्टा क्या? कि हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, किससे? इंसिडेंट जो हमने लाइट डाल ली, जो रे डाल ली है उसकी फ्रीक्वेंसी से। सो उस केस में क्या होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, फर्स्ट वन। सेकेंड थिंग इज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मीनिंग है कि जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, वो भी बढ़ेगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स वो आपस में डिपेंड करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है? सो नो, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती प्यारे बच्चों। कहने का मतलब सपोज जो ये लाइट हम इस पे फॉल करवा रहे हैं मेटल की सरफेस पे, इसकी जो इंटेंसिटी उसको बढ़ा दो, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ेगा, लेकिन जो उनकी एनर्जी है एक्वायर जो उन्होंने की है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी, राइट। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का थर्ड लॉ था। थर्ड में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, थर्ड लॉ। फोर्थ और लास्ट लॉ, फोर्थ लॉ क्या कहता है, जैसे ही आपने यहां से एनर्जी इसको डाली, ठीक है, तो नंबर वन जो कोलिजन आपका है वो होगा इलास्टिक, ठीक है। नंबर टू जो कोलिजन होगा इलास्टिक कोलिजन में, तो जो आपका फोटोन है वो अपनी एनर्जी को, अपने मोमेंटम को ट्रांसफर करेगा मेटल को। जब वो अपनी एनर्जी और मोमेंटम को मेटल को ट्रांसफर कर देगा ना, तो वो उसको यूज करेगा बेटा, किसकी फॉर्म में? एक तो वर्क फंक्शन की फॉर्म में, और उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में, मींस उसको काइनेटिक एनर्जी देने में, राइट। लेकिन जो आपका ये प्रोसेस है ना, इंसिडेंट हमने रे को किया, इलेक्ट्रॉन आपका एजिक्ट हुआ, बाहर निकला, एमिशन हुआ उसका, इसके अंदर बहुत कम टाइम लगता है, 10⁻⁻⁹ सेकेंड, इतना लेस टाइम। मतलब एकदम से स्पॉन्टेनियस माना जाता है कि एकदम से हमने लाइट डाली और आपके इलेक्ट्रॉन एकदम से इजेक्ट हो गए हैं, एमिट हो गए हैं। इसमें जो टाइम है आपका वो बहुत बहुत कम लगता है। तो ये आपका है प्यारे बच्चों फोर्थ आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो एक रिजल्ट लगा लो या लॉ लगा लो वो है आपका। तो ये चार लॉ हैं जो हमें देते हैं।
अब इन चारों लॉ से, पूरी इक्वेशन से जो हमें कंक्लूजन लिखना है लास्ट में, है ना। सपोज ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है पेपर में, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, जनरल आता है, तो आप 1 मार्क्स के लिए इसकी थोड़ी थ्योरी लिख के ये मैथमेटिकल लिख के आ सकते हो 1 मार्क्स में। 2 मार्क्स में मैंने जो भी आपसे 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लास्ट बताई हैं, वो 4 लॉ आप सेकंड पॉइंट में लिख के आएंगे। थर्ड पॉइंट में, मतलब जो लास्ट है आपका थर्ड पॉइंट, उसमें आपको क्या लिखना है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो इसने कंक्लूजन निकाला कि जो लाइट है आपकी वो क्वांटम नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर की होती है, वेव की नहीं होती। ये इस लॉ ने बोला, ठीक है। वो ठीक है, आगे कई लॉ प्रूव करेंगे कि वेव नेचर भी होता है, तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इस इक्वेशन से हमें जो मिला वो मैंने आपसे डिस्कस किया। सो अभी नेक्स्ट ये आपका कवर है, कंप्लीट है टॉपिक इसका। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है, इससे हम डिफरेंट रिलेशंस निकाल सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे अभी। और उसके बाद जो मेन आपका है डी ब्रगली हाइपोथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहां से हम वेवलेंथ निकालेंगे, डी ब्रगली ने जो वेवलेंथ दी थी। सो ये 2 टॉपिक और है अपनी क्लास में, आज की क्लास में, जो हम कवर करेंगे। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज relation between cut off potential, frequency of the incident photons and threshold frequency और wavelength, इनका आपस में क्या रिलेशन है। सो इस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल आ सकता है बेटा। तो अगर आपको एक मेन इक्वेशन का पता है और कुछ सिंपल फॉर्मूला का पता है, सिंपल फॉर्मूलाज का, तो आप बाकी सारी इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ये मेन इक्वेशन है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लें। क्या कि आपने जो एनर्जी डाली वो 2 काम में आपकी यूज हो रही है। नंबर 1 वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से जो एनर्जी है उसको एच न्यू लिखते हैं एच न्यू। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा एच न्यू माइनस पाई। अब इस इक्वेशन में आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट करना है और वर्क फंक्शन का पुट करना है। सो यहां देखिए, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², लेकिन मैंने आपको बताया था कि रिलेशन हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का निकालना है ना, कि जो अपना कट ऑफ पोटेंशियल है या स्टॉपिंग पोटेंशियल है उनका रिलेशन क्या है। सो इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज ना करके ईवी नोट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे ई आपका 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और वी नोट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है या कट ऑफ पोटेंशियल है। नेक्स्ट इज y नॉट आपका वर्क फंक्शन है, जिसमें h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू नॉट आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन, इन दोनों की वैल्यूज को इस वाले रिलेशन में पुट करना है। जब आप ये वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आएगी, ई वी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच आपका कॉमन है, तो यहां से इक्वेशन स्टार से हमने एक चीज प्रूव कर ली, क्या, कट ऑफ पोटेंशियल में सी वी नोट, या आपका कट ऑफ पोटेंशियल, इसका हमने रिलेशन किसके साथ निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी के साथ में, है ना, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो हमने इस इक्वेशन का पहला पार्ट प्रूव कर लिया। सो इक्वेशन स्टार से फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो प्रूव हो गया। सेकेंड, अब वेवलेंथ के साथ अगर रिलेशन देखना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। यस, है ना, न्यू आपका, न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। तो इसको हमने थ्रेशोल्ड की फॉर्म में और सिंपल फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख लिया। ये दोनों वैल्यूज, यस, ये जो आपके पास वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की और ये थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू को अगर आप इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा। अब यहां से सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नोट, सी आपने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो इस रिलेशन से जो इक्वेशन आपकी डबल स्टार है, ये इस बात को प्रूव करती है कि ये आपका है कट ऑफ पोटेंशियल, दिस इज योर कट ऑफ पोटेंशियल, और 1 बाई लैम्डा एंड 1 बाई लैम्डा नोट ये आपकी है वेवलेंथ और आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो आई होप आपको ये जो रिलेशन वाला पार्ट था ये क्लियर है। अब आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है आपका वो इंपॉर्टेंट है, डी ब्रगली हाइपोथेसिस जो आपकी है। सो डी ब्रगली ने एक वेवलेंथ दी थी बेटा, वेवलेंथ का फॉर्मूला, सो वो हम ड्राइव करेंगे। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट हुए हैं
उनके अकॉर्डिंग जो आपका मूविंग मटेरियल पार्टिकल है ना बेटा, वो समटाइम एक्ट करता है पार्टिकल जैसा और समटाइम एक्ट करता है आपका वेव नेचर जैसा, है ना। तो वो आपका अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब उसको हम वेव बोले या उसको हम क्या बोलते हैं पार्टिकल नेचर बोले, ये अनसर्टेन है इसके अकॉर्डिंग। और इन्होंने बोला जो पार्टिकल मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव डील करेगी वो आपकी मैटर वेव होगी और उसकी जो वेवलेंथ होगी, यस, तो उसका फॉर्मूला डी ब्रोगली ने दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी बोल दो या एम वी बोल दो। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी आपका मोमेंटम है। सो लेट अस स्टार्ट। उन्होंने कैसे प्रूव किया था ये रिलेशन? हमारे पास जो एनर्जी का रिलेशन है वो दो है, राइट, एक एच न्यू और एक एम सी स्क्वायर, राइट। आपको क्या करना है, यहां से दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना, क्योंकि दोनों इक्वेशन से हमारी एनर्जी है। कंपेयर करने के बाद वहां से हम क्या कर लेंगे, मास की वैल्यू निकाल लेंगे, यस, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। अब हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें निकालनी है वेवलेंथ और वेवलेंथ में हमें मोमेंटम भी चाहिए। सो इस रीजन से हम क्या करेंगे, हम मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लेंगे। यस, मोमेंटम का वैसे तो फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन इस टाइम पे जो वेलोसिटी है उसकी वो कितनी लेनी पड़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट जितनी, क्योंकि हम फोटॉन्स की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे मास की वैल्यू यहां से जो भी हमने निकाली है उसको पुट कर देंगे, सी से सी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपके पास रिलेशन आएगा मोमेंटम का वो आपके पास एच, ये जो न्यू और सी था इसको मैंने अरेंज कर दिया ताकि न्यू बाय ये सॉरी सी बाय न्यू को आप लैम्डा लिख सकें, राइट। तो अब यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा आपके पास क्या आएगा बच्चों, एच बाय में पी, और पी आपके पास क्या है, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। सो इन दिस मैनर आपने क्या किया, आई रिपीट, दोनों टाइप की जो एनर्जी है आपके पास उस रिलेशन से मास निकाला, मास निकाल के मोमेंटम के इस फॉर्मूला के अंदर मास की वैल्यू पुट कर दी। स्पीड ऑफ लाइट को आप v में पुट करके आप सी सिंबल से यूज करेंगे ताकि यहां से ये चीज कैंसिल हो जाए, और थोड़ा सा बस इसको आपको रीअरेंज करना है, देन यू गेट योर फाइनल आंसर, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p या h अपॉन m इंटू v। सो दिस इज योर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो आपकी वेव की वेवलेंथ थी, राइट। लेकिन कई बारी न्यूमेरिकल्स में वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ रिलेशन आता है बेटा। जैसे अगर आप इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें तो क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि जो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, एस तो कांस्टेंट है, और वो आपके जो भी आपका पार्टिकल मूव कर रहा है उसके चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। चार्ज कुछ भी है ना, क्योंकि चार्ज कहीं पे भी इक्वेशन में नहीं आया, इसका मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, राइट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, एक साइंटिस्ट हुए हैं हाइजेनबर्ग, उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब आप बीएससी क्लास में होंगे तब होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं यहां लिख रही हूं, आई थिंक आपको विजिबल है, जो पोजिशन होती है ना पार्टिकल की और जो मोमेंटम होता है, यस, उन दोनों को हम एक टाइम पे एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, वो आपका अनसर्टेन है, और वो h बाई में 2 पाई ऐसे इसके इक्वेट होता है, मतलब कि मींस हम पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का एक टाइम पे एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, उसमें अनसर्टेनिटी है, कर सकते हैं लेकिन मैंने बोला एक्यूरेटली नहीं कर सकते, राइट। सो ये हाइजेनबर्ग ने ये जो रिलेशन निकाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये उसने डी ब्रोगली की ये जो हाइपोथेसिस थी इसको उसने स्टडी किया था और फिर अपना एक रिजल्ट दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपसे बात की थी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टेम्परेचर का आपके डी ब्रोगली की वेवलेंथ से क्या रिलेशन है। सो उसके लिए आप यहां पे देखें, हम हेल्प लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की, क्योंकि बात हो रही है मैटर वेव की। डी ब्रोगली जो है वो ईएम वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है आपकी डी ब्रोगली वेव, वो आपकी मैटर वेव है, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी जो अपनी होती है वो 3/2 kT, यहाँ पे K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और T आपका टेम्परेचर होता है, और एक आपका ये भी होता है फॉर्मूला हाफ mv², लेकिन हमें ये वाला फॉर्मूला आपका लेना है मेन। अब प्यारे बच्चों, आपको काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम में रिलेशन का पता होना चाहिए। जैसे मोमेंटम जो आपका होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, लेकिन अगर मैं मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करूं तो यस, ये हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं पहले, √2mk, यहाँ पे k आपकी काइनेटिक एनर्जी है। ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो ये जो फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूला में आप m से मल्टीप्लाई करना, m से डिवाइड करना,
ध्यान से सुनो, इसमें जब आप m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करोगे तो जो ऊपर तो mv का होल स्क्वायर आ जाएगा जिसको आप p स्क्वायर लिख सकते हो, और जो नीचे 2m आएगा वो काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और फिर स्क्वायर रूट लोगे तो आप p को क्या लिख सकते हो, अंडर द रूट 2m आप ये लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल है, क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डी ब्रगली वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखना चाहते हैं। सो नेक्स्ट डी ब्रगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखें, दैट इज लैम्डा इक्वल टू h बाय में p। अब p का ये जो टेम्परेचर वाला, यस यहां पे आप क्या करें, जो आपका ये काइनेटिक एनर्जी आई है, यस पहले आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी की जो ये वाली वैल्यू है 3/2 kT, इसको पुट करें, 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, तो जो मोमेंटम का फॉर्मूला 3m kT, यस इस फॉर्मूला को आप यहां पे पुट करेंगे। सो इससे एक रिलेशन आ जाएगा आपका वेवलेंथ का आपके टेम्परेचर के साथ, कि जो आपका वेवलेंथ है वो टेम्परेचर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वो भी स्क्वायर रूट के साथ में। तो ये आपका डी ब्रगली हाइपोथेसिस वाला टॉपिक था, और कुछ ये इसका कंक्लूजन था कि टेम्परेचर के साथ में, मास के साथ में, वेलोसिटी के साथ में डायरेक्टली डिपेंड करता है, या जो वेवलेंथ है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। तो आज की क्लास में बेटा जी ये सारा था, लेकिन जो अपनी नेक्स्ट क्लास है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि मैं उस नेक्स्ट क्लास के अंदर ड्यूअल नेचर के अंदर इस पूरे कंप्लीट चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं वो डिस्कस करूंगी, जितने भी फॉर्मूला यूज हुए हैं वो डिस्कस करूंगी, और हर एक फॉर्मूला से रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल हम निकालेंगे जो आपके प्रीवियस जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, आपके सीबीएसई बोर्ड होते हैं आपके, उनमें आए हुए हैं, हरियाणा बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है उसमें वो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, तो उनको डिस्कस करेंगे। सो जो नेक्स्ट क्लास है वो प्लीज और प्लीज आप उसको देखना, और प्लीज उसके बाद एक एक न्यूमेरिकल अपने अकॉर्डिंग सोल्व करना। सो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।